Welcome back to my YouTube channel. It says the digit of a positive integer n are four consecutive integers in decreasing order when read from left to right. What is the sum of possible remainders when n is divided by 37? Okay. तो जो हमारे पास एक n है वो एक 4 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट्स जो हैं लेफ़्ट टू राइट से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो जो 1000 टर्म होगी वो कुछ आपके पास, हम अगर इसको x ले लें तो x+3 टाइप की टर्म होगी। फिर अगर हम नेक्स्ट टर्म पे आएंगे 100 टर्म पे तो वो x+2 होगा। फिर 10th टर्म पे वो x+1 होगा और लास्ट में वो x हो गया। तो इस टाइप का हमारे पास एक ये नंबर है। अच्छा, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 1111x प्लस 3210 3210 ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देखने वाली बात है, जो x की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो 0 से 6 के बीच में डिवाइड करेगी, क्योंकि अगर 7 हो गई तो ये यूनिट डिजिट टर्म नहीं रहेगी। राइट, अगर x 7 हो गया तो ये यूनिट डिजिट टर्म नहीं रहेगा। तो x की इतनी ही वैल्यूज़ हो सकती हैं, 0 से 6 के बीच में ही वो वेरी करेगा। ठीक है, एंड वो जो है वो इंटीजर भी होगा। ठीक है, तो 1 0 1 2 3 4 5 6 यही वैल्यूज़ ले सकता है वो। तो अगर हम व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 का केस ले लें तो जो नंबर आ जाएगा वो 3210 आ जाएगा। तो यही नंबर जब हमारा 37 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 28। रिमाइंडर हमारे पास 28 आ जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास जो d की वैल्यू है, जब हम इसको इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास when x is increased by 1 n will be increased by 1111। ये कैसे बोल रहा हूँ भाई? अभी तो x की वैल्यू 0 थी, अब x की वैल्यू 1 हो गई तो नंबर भी तो 1111 से बढ़ गया। तो हम क्या करते हैं, हम अगर रिमाइंडर निकाल लें जब 1111 37 से डिवाइड हो रहा है तो मेरा उसी हिसाब से नंबर भी चेंज करते रहेंगे। तो इसका रिजल्ट आता है, रिमाइंडर आता है 1। तो क्या मतलब है कि जब हमारे पास n इंक्रीज होगा 1111 से तो रिमाइंडर भी इंक्रीज होगा 1 से। सो व्हेन x इज इंक्रीज्ड बाय 1, remainder when n is divided by 37 increases by 1, increases by 1। तो पहले केस में क्या था हमारे पास, जब x 0 था तो रिमाइंडर हमारे पास 28 आया था। फिर x अगर 1 हो गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 29। फिर x अगर 2 हो गया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 30। फिर x अगर 3 हो गया तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास? 31। x 4 होएगा फिर रिमाइंडर आ गया 32। x 5 भी हो सकता है, रिमाइंडर आएगा 33। x 6 भी हो सकता है तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 34। इससे ज़्यादा रिमाइंडर्स हमारे पास नहीं आ सकते। और हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 37। तो हमें इन सब का सम निकालना है। तो सम निकालेंगे तो कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैक्सिमम 30s हैं हमारे पास, तो 210 तो वैसे ही हो गया और प्लस 7 ये टर्म और हैं, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 217। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कैलकुलेशन आप इस तरीके से भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। लॉजिक समझ आना चाहिए, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट लॉजिक। तो आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर है। Moving on to next question, it says the circle omega touches the circle internally at P. Let O be the center of the circle which is lying outside W. Let XY be diameter of omega which is tangent to W. Let PY is greater than PX. Let PY intersect W at Z. So if YZ is equals to 2PZ, okay, what is the magnitude of PYX? Okay. तो बच्चों ये हमारे पास एक बड़े वाला सर्कल है
जो कि एक सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है पी पॉइंट पे। जो सेंटर है वो हमारा ये रहा, जो कि आउटसाइड इस सर्कल के लाई कर रहा है। तो ये आपका डब्ल्यू सर्कल है, ये आपका ओमेगा सर्कल है, ठीक है। तो इस तरीके से लाई कर रहा है। लेट एक्स वाई बी द डायमीटर, एक्स वाई डायमीटर है जो कि टेंजेंट भी है इस वाले सर्कल पे। प्लस वो कह रहा है कि पी वाई को ग्रेटर रिज्यूम करना है, तो हमने एक्स वाई की पोजीशन इस तरीके से डिफाइन करी है कि पी वाई पी एक्स से ग्रेटर है। पी वाई इंटरसेक्ट डब्ल्यू एट जेड, तो ये जेड पे इंटरसेक्ट करता है। और वो कह रहा है कि अगर ये लेंथ 2x है तो ये वाली लेंथ सिर्फ x है। तो पी जेड विल बी x, तो वाई जेड विल बी इक्वल टू 2x। ओके, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंगल, तो हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आपको दो थ्योरम्स इसमें ज़्यादातर यूज़ होने वाली हैं। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर आप लोगों को याद हो, तो अगर वाई एक्स आपका टेंजेंट है इस डब्ल्यू सर्कल के ऊपर, तो जेड क्यू जो कॉर्ड है वो जो एंगल फॉर्म करेगी विद द टेंजेंट, वो ही सेम एंगल फॉर्म होगा इन दी ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो अगर ये एंगल हमारे पास, इफ़ दिस एंगल इज़ एल्फ़ा, तो ये वाला एंगल भी एल्फ़ा ही होगा। सो यूजिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम हम लोग बोल सकते हैं एंगल जेड क्यू वाई विल बी इक्वल टू एंगल जेड पी क्यू। इसको मैं एल्फा ही बोल देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल ये हमें निकालना है, इसको मैंने थीटा बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल पी जेड क्यू जो है, पी जेड क्यू ये जो है, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। अगर ये वाला एंगल हमारे पास अल्फा प्लस थीटा आ गया बच्चों, ये वाला एंगल अल्फा प्लस थीटा आ गया, तो अभी एक चीज़ और मैं बोल सकता हूँ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ही कि अगर ये एंगल अल्फा प्लस थीटा है तो ये कौन सी कॉर्ड के लिए बन रहा होगा, पी क्यू कॉर्ड बना रही है छोटे वाले सर्कल में। तो पी क्यू कॉर्ड पे अगर मैंने यहाँ पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करा है, लेट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लेट टी पी आर बी कॉमन टेंजेंट, तो हमारे पास अगर ये पी क्यू कॉर्ड एक एंगल पी जेड क्यू बना रही है, तो वो ही सेम एंगल आपका ये कॉर्ड इधर इस वाले टेंजेंट के साथ बना रही होगी। तो ये जो एंगल हो गया क्यू पी आर, ये भी अल्फा प्लस थीटा हो गया। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर हम देखते हैं, तो जो एंगल आपका एक्स पी आर बन रहा होगा वही आपका एंगल एक्स वाई पी बन रहा होगा। अगेन यूजिंग ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, तो हमारे पास जो एंगल आ रहा है एक्स पी आर विल बी इक्वल टू एक्स वाई पी। एंगल एक्स पी आर विल बी इक्वल टू एंगल एक्स वाई पी विच इज़ इक्वल टू थीटा। एक्स वाई पी हमारा थीटा है, तो इससे हमें पता चल गया एक्स पी आर थीटा हो गया। अब एक्स पी आर आपका थीटा है और ये पूरा एंगल अल्फा प्लस थीटा है, तो देयरफॉर क्यू पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर एंगल क्यू पी एक्स will be equal to angle QPR minus angle XPR, that is alpha plus theta minus theta, alpha plus theta minus theta which is equals to alpha। तो अगर ऐसा हो गया तो ये एंगल भी अल्फा आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पी क्यू है ये आपकी एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है। पी क्यू इज सर्विंग एज एन एंगल बाइसेक्टर। और अगर हम ध्यान से देखें एक्स वाई डायामीटर है, तो आपका एक्स पी वाई पी एक्स जो है वो 90 डिग्री है। सिंस एक्स वाई इज डायामीटर, so we will have angle XPY equal to 90 डिग्री, और उसी का वो एंगल बाइसेक्टर है, therefore 2 alpha will be equal to 90 degrees which will be equal to alpha will be equal to 45 डिग्रीज। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्रीज, ठीक है। तो आई एम अप्लाइंग साइन रूल इन ट्राइंगल वाई क्यू पी, मैं साइन रूल लगाऊंगा वाई क्यू पी में। सो apply sine rule in triangle
वाई क्यू पी। तो बच्चों ये फिगर आप लोग साइड में बनाते रहिए अपने, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो वाई क्यू पी के लिए लिख सकता हूँ मैं 3x अपॉन साइन वाई क्यू पी डिवाइडेड बाय विच विल बी इक्वल टू, हमारे पास और कौन सी साइड है, ये अल्फ़ा है 45 डिग्रीज। अच्छा, और उससे पहले मेरे को क्यू वाई की वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो अभी हम साइन रूल नहीं लगाएं। इफ़ आई डोंट अप्लाई साइन रूल, इससे पहले हमारे पास एक थ्योरम और होती है जिसमें क्या होता है कि टेंजेंट सीकेंट थ्योरम उसको हम कहते हैं, इन विच वी से वाई क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई जेड इंटू वाई पी। तो टेंजेंट सीकेंट थ्योरम होती है हमारे पास, तो वो हो जाएगा वाई क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई जेड इंटू वाई पी। तो वाई क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई जेड की वैल्यू हमारे पास 2x है, वाई पी की वैल्यू है 3x, तो वाई क्यू की वैल्यू आ जाएगी √6x। ठीक है, तो ये वाई क्यू की वैल्यू आ गई। अब हमारे को फ़ायदा है साइन रूल अप्लाई करने का। सो अप्लाई साइन रूल इन ट्राइंगल वाई क्यू पी। तो हमारे पास आ जाएगा साइन वाई क्यू पी डिवाइडेड बाई 3x विल बी इक्वल टू साइन 45 जो हमारा अल्फ़ा एंगल था उसके अगेंस्ट थी वाई क्यू विच इज़ √6x। तो हमारे पास आ गया साइन वाई क्यू पी विल बी 3x अपॉन √6x इंटू साइन 45 इज़ 1/√2। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो आ जाएगा दैट विल बी √3/2 साइन वाई क्यू पी। अब बच्चों साइन वाई क्यू पी जो है, वाई क्यू पी जो है ये डेफिनेटली ऑब्ट्यूस एंगल है। तो वाई क्यू पी ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसकी वैल्यू 120 हो जाएगी, क्योंकि साइन √3/2 120 पे होगा दोबारा ऑब्ट्यूस के केस में। देयरफॉर एंगल वाई क्यू पी इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ये तो आ गया हमारे पास वाई क्यू पी की वैल्यू। अब हमारे पास वाई क्यू पी की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू है, हमें थीटा निकालना है, तो अब हो जाएगा। तो अप्लाइंग एंगल सम प्रॉपर्टी, अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो वी विल हैव थीटा प्लस 45 प्लस 120 विल बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा 180 माइनस 165, सो दैट इज 15 डिग्रीज। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बच्चों ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अगर आप लोगों को थ्योरम्स याद हैं तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने पहली थ्योरम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम 2 बार यूज़ करी है, 1, 2, फिर हमने टेंजेंट सीकेंट थ्योरम यूज़ करी है, फिर हमने साइन रूल यूज़ करा है जिससे हमारे पास रिजल्ट आ गया, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज़ करी जिससे हमारे को फाइनल जो वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो आ गई। तो अगर आप लोगों को ज्योमेट्री के कंसेप्ट क्लियर हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन को समझने में, बट आई गारंटी यू कि आप लोगों का सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। सो आई होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू ईच एंड एवरी।